सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप लोग मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर का नाम है सदिश वेक्टर। क्लास 11th में भी आप इसको थोड़ा बहुत काम में ले चुके हैं फिजिक्स के अंदर। अब आपको यहाँ इसको डिटेल में पढ़ना है 12th क्लास के अंदर। इस चैप्टर के ऊपर आपकी जो थ्योरी बनेगी, जो भी आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। कारण क्या है, राजस्थान बोर्ड के अंदर चैप्टर 7 नंबर का है और इसके अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे। एक पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा भी 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का और एक लास्ट चौथा क्वेश्चन 3 नंबर का। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के बेसिस पे हमारा अगला चैप्टर होगा 3D। इस चैप्टर के अंदर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ेंगे। मैं आपको जैसे पहले अपन कहते हैं कि सदिश को डिफाइन करो, सदिश किस तरह से होता है, वो चीजें आप जानते हो, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन हमें जो यहाँ वेक्टर पढ़ना है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है। बात वही है, फिजिक्स और मैथ के वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें वही की वही काम आती हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो किस तरह से अपन इसको चालू करेंगे, सबसे पहले अपन वेक्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, इसकी भूमिका बनाते हैं। भूमिका या इंट्रोडक्शन को आप पहले अच्छे से समझिए। भूमिका के अंदर मेन जो आपको बात समझनी है कि वेक्टर क्या होता है। 2 तरह की आपकी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर, अदिश और सदिश। ये आप 11th में पढ़ चुके। वेक्टर एक ऐसी राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, या उल्टा कहें तो ज्यादा बेहतर, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। अब बच्चा जो लैंग्वेज आती है उसको केवल याद करने की दृष्टि से पढ़ता है, अप्लाई नहीं करता। ये मैथमेटिक्स है बेटा, यहाँ आपको वो चीजों को अप्लाई भी करना है। तो वेक्टर की जो सटीक बात है वो ये है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, कंपल्सरी हो दिशा भी, उसको अपन वेक्टर कहते हैं, जैसा आप पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले ये बात आती है परिमाण क्या होता है। परिमाण के अलग अलग नाम हैं, आपको सारे नाम मालूम होने चाहिए, उनके संकेत पता होने चाहिए। तो पहली भूमिका के अंदर अपन ऐसे बात करते हैं कि जो हमारा गणित के अंदर वेक्टर होगा वो एक रेखा के संदर्भ में होगा। रेखा भी कैसी होगी, 3D के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेन है, ये आपकी एक रेखा है। जैसे मैंने इस 3D पिक्चर के अंदर ये एक्स अक्ष, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस इस तरह से होता है, लंबवत होती है तीनों। एक ये रेखा बनाई हुई है, रेखा के अंदर कोई लेंथ नहीं होती, रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, तो अनंत तक विस्तृत है, डॉटेड से लिखा हुआ है। देखिए ये रेखा बनी हुई है, रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। अब अगर अपन इस रेखा पे कोई पॉइंट लें तो वो जो पॉइंट होगा उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स निर्देशांक अल्फा है, वाई निर्देशांक बीटा है और जेड निर्देशांक गामा है। यानी इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी अल्फा, वाई अक्ष से दूरी बीटा और जेड अक्ष से दूरी गामा है। ये पॉइंट 3D के अंदर आ गया। 3D के अंदर एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक तीनों होते हैं। अगर आप गामा की वैल्यू 0 करोगे तो आप वापस इस समतल के अंदर आ जाओगे, इस समतल में चले जाओगे। किस समतल में चले जाओगे, एक्स वाई समतल में। तो ये समतल और 3D की बात तो अपन करेंगे अगले चैप्टर में। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है आपको ये बताना है कि वेक्टर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जो आपका मैथमेटिक्स के अंदर वेक्टर होगा वो एक रेखा से बनेगा। रेखा से भी कैसे बनेगा, समझिए आप। मेरे पास कोई भी लाइन है, कोई भी रेखा जो होती है उसमें लेंथ नहीं होती, दोनों तरफ अनंत तक वो विस्तृत होती है, रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। अगर मैं इस रेखा के ऊपर एक
रेखाखंड ले लो, यानी एक लाइन सेगमेंट ले लो, इसका एक टुकड़ा निकाल दो। जैसे आपने इस टुकड़े को यहां से काट लिया, अब इस टुकड़े की बात चलेगी। इस 2 पॉइंट के अपन कोई भी नाम दे, ए और बी। तो ये जो ए बी है ये रेखाखंड कहलाता है, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अब अगर आप इस रेखाखंड को डायरेक्शन दे देते हो, दिशा दे देते हो, इसको दिशा दीजिए आप, तो जब आप इसमें दिशा इंक्लूड कर दोगे, दिशा इसके अंदर इनिएट कर दोगे, दिशा को दिखा दोगे, तो ये जो रेखाखंड है ये एक वेक्टर का काम करेगा। आपको जो यहाँ वेक्टर पढ़ने हैं वो केवल रेखाओं के संदर्भ में है। जैसे फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि हमने किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 तो क्या बता रहा है, उसके परिमाण को बता रहा है। और न्यूटन यानी बल की इकाई न्यूटन। तो ये जो बल की इकाई न्यूटन है, बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो अंडरस्टूड है कि जो आप उसमें बल लगा रहे हो वो एक नियत दिशा में लगा रहे हो, एक डायरेक्शन के अंदर लगा रहे हो। तो वो आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण है, आपका वेग है, कोई भी चीज ले लें, फिजिक्स की बात अब यहाँ नहीं है। हम जो भी गणित के अंदर पढ़ेंगे, हम रेखा के संदर्भ में वेक्टर को पढ़ेंगे। पहली बात, अब किस तरह से स्टार्ट करें, मेरे आप नोट्स पढ़ोगे, आपको सारी चीजें लिखित में मिलेगी। जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को लिखना यहाँ मेरे लिए काफी मुश्किल है, लैंग्वेज काफी है। तो लैंग्वेज से अच्छा है कि आप बातों को समझें, मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसको समझें, वीडियो लेक्चर को बार बार सुने। तो मैंने पहले इस रेखा का एक रेखाखंड बनाया ए बी। अब अगर केवल ए बी की बात करते हैं, बातों को आप समझना। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर कुछ भी नहीं लिखवाया, आपको इतना लिखोगे कि आप थक जाओगे, इसमें बहुत लिखना है, इसमें छोटे छोटे बहुत पॉइंट हैं। लेकिन पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन, भूमिका मालूम होनी चाहिए कि वेक्टर का पर्पज क्या है, वेक्टर किस तरह से अपन गणित के अंदर अप्लाई करते हैं, वेक्टर की थीम क्या है। तो पहले आप उसी को समझिए। मेरे पास एक ये रेखा है, मैंने इसका एक रेखाखंड निकाल लिया। अब बात करते हैं जो ए बी। तो ए बी की कोई ना कोई दूरी होगी। जैसे आपने ये ए बी की दूरी को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ए बना रखा, और पीछे आपने कोई भी इसके अंदर इकाई लगा दी, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी इकाई हो। तो ये जो बात बताई है इसको तो केवल अभी हम बोलते हैं परिमाण। पहली बात, अभी मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा, केवल मैंने एक लंबाई ली है परिमाण का। मेरे पास गणित में एक दूसरा नाम भी है, लंबाई। बात फिजिक्स की नहीं हो रही है। परिमाण, लंबाई, ये सब एक ही बात है। इसको अपन मापांक का नाम भी देते हैं, इनके इंग्लिश के नाम भी हैं। परिमाण को अपन बोलेंगे मैग्नीट्यूड। बच्चों को ये सब याद होने चाहिए। कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि सर ये 4-4, 5-5 नाम बता रहे हो। तो बेटा किताब में कोई सा भी नाम किसी भी तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर वो कुछ भी बोल सकता है। तो बच्चा इस भ्रम में नहीं रहे कि सर ये क्या चीज आ गई। मापांक को मॉडुलस भी बोलते हैं, और लंबाई आपकी लेंथ होती है। तो ये तो बात हुई परिमाण की। अब वेक्टर की डेफिनेशन पे एक बार दोबारा आते हैं। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है कंपलसरी। अब अगर मैं इस रेखाखंड को, रेखा की बात नहीं हो रही, रेखाखंड की बात हो रही है, इस रेखाखंड ए बी को मैं दिशा दे देता हूं, तो ये जो मेरा वैल्यू बनाएगा इसको अपन बोलेंगे ए बी सदिश या बी ए सदिश। दिशा कैसे देनी है, दिशा दीजिए, या तो आप दिशा दोगे उसको, दिशा कैसे दोगे, ए से बी की ओर। ए प्रारंभिक बिंदु हो गया, बी अंतिम बिंदु हो गया, डायरेक्शन हो गई इसकी ए टू बी।
या दूसरा दिशा देने का तरीका है, ये ए है ये बी है, आप दिशा देंगे बी से ए। तो अब जो आपके पास वेक्टर बनेगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए बी वेक्टर, इस वेक्टर को लिखेंगे बी ए वेक्टर। बराबर में इनकी जो भी वैल्यू आएगी, तो जो गणित के अंदर आप वेक्टर पढ़ोगे वो आपका रेखाओं से संबंधित है। पहली बात ये आपको एक बार बात समझनी पड़ेगी। अभी कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि सर हमको तो इतनी चीजें बता रखी हैं, आई कैप जे कैप के कैप, तो बेटा वो अभी आगे की बात है, पहले बिल्कुल स्टार्टिंग पे हुआ। तो पहली बात, आप किसी भी वेक्टर को लिख रहे हो तो उस वेक्टर में आपके पास दो चीजें होंगी, पहली चीज दिशा और दूसरी चीज होगी उसके अंदर परिमाण। परिमाण आपका किस तरह से लिखा जाता है, देखिए अब यहां समझिए आप, ये ए बी कोई वेक्टर है, तो ये जो राशि लिखी हुई है ये सदिश है। हम इसको ऐसा पढ़ते हैं, ए बी के ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं, डायरेक्शन है ए से बी, इसकी डायरेक्शन है बी से ए, तो ये वेक्टर हो गया आपका, रेखा है। अब परिमाण की बात करें तो परिमाण को या तो सिंगल ए बी लिखो आप, परिमाण को मैंने लिख दिया सीधा सीधा ए बी, ए से बी तक की जो भी दूरी है, जो भी लंबाई है वो इसका परिमाण है। एक दूसरा इसका संकेत है जो मेन है, इस मापांक के निशान के अंदर ये वेक्टर रखोगे तो ये और ये दोनों बातें एक ही। संकेतों का खेल है आपका, एक एक संकेत को आपको सावधानी से समझना है। सब चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी क्रमबद्ध तरीके से। समझाने और लिखवाने में बहुत अंतर होता है बेटा, लिखवाने को मैं आपको ऐसे ही बोलता रहूं तो लिखने का काम नहीं है, अभी समझने का काम है। लिखने का काम आपका नोट से भी होगा, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो थ्योरी होगी वो मैं आपको सारी लिखवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन एक एक थ्योरी क्लियर करूंगा। लेकिन अभी अपन केवल भूमिका की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो परिमाण या तो ए बी लिखिए या फिर लिखिए ए बी वेक्टर के ऊपर ये मॉडुलस का निशान, ये परिमाण को व्यक्त करने के दो सिंबल हैं। परिमाण के नाम याद रखिए, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस, लंबाई, लेंथ, सब एक ही बात है। अब वेक्टर स्टार्ट हुआ, वेक्टर हमारा बना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक चीज एक एक एग्जाम्पल से बताऊंगा। देखिए इस तरह का कोई वेक्टर है, कह रहा है ये ए वेक्टर बना हुआ है। अब इसमें कोई प्रारंभिक अंतिम बिंदु नहीं बता रहा, ए की डायरेक्शन दे रहा है, कह रहा है ए सदिश, यानी कोई लेंथ है। लेंथ कैसे, जैसे ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, एल एम की दूरी ए है, तो या तो मैं लिखूं ए वेक्टर या मैं ऐसे लिखूं एल एम वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ये जो पॉइंट लिखे जाएंगे हमेशा आपको याद होना चाहिए, रेखा पर अगर आप कोई बिंदु लोगे तो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर लिखना है। अंग्रेजी का कैपिटल लेटर एल लिया, एम लिया, एल से एम तक की दूरी को मैंने ए मान लिया, तो ये तो इसके परिमाण की बात और ये इसके सदिश रूप की बात। अब परिमाण लिखने के और भी तरीके, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एल एम वेक्टर मापांक, परिमाण हो गया। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ए वेक्टर का मापांक, मैं एल एम भी लिख सकता हूं, मैं ए भी लिख सकता हूं। देखिए ये चारों के चारों एक ही चीज को इंडिकेट करे, चारों एक ही बात। और वेक्टर की फॉर्म बताएं तो ए वेक्टर उसका नाम दे दिया। अब अगर आपको डायरेक्शन देखनी है तो एल एम, तीर इधर से इधर चल रहा है, कई बार ऐसा वैसे है नहीं, एल एम वेक्टर
तीर इधर से इधर भी होता है, ऐसा बुक में कॉन्सेप्ट लिया नहीं, तो वो दूसरा वेक्टर होगा ml वेक्टर। प्रारंभिक बिंदु ये L हुआ, अंतिम बिंदु M हुआ, डायरेक्शन बताई L से M की ओर। तो जब हम परिमाण को दिशा के साथ इंक्लूड कर देते हैं, किसी भी परिमाण में दिशा जोड़ देते हैं, तो जो हमारे पास क्वांटिटी आती है उसको अपन वेक्टर बोलते हैं। आपको गणित के अंदर वेक्टर पढ़ना है रेखाओं के संदर्भ में। अब ये जैसे मैंने ये आपके पास एक रेखाखंड बनाया हुआ AB रेखाखंड, तो ये AB रेखाखंड आपका स्टैम्प स्पेस में, जैसे आप इस मार्कर से आप देख सकते हैं। अब ये इसकी डायरेक्शन इस तरह से चल रही है, कोई सा भी ये प्रारंभिक बिंदु लो, ये अंतिम बिंदु लो, केवल रेखाखंड हुआ, लंबाई रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, पहला A बिंदु, दूसरा B बिंदु। डायरेक्शन अगर A भी वेक्टर बता रहे हो इधर से इधर होगी, B A वेक्टर बता रहे हो तो इधर से इधर डायरेक्शन आएगी। रेखाखंड की बात है, 3D की बात है। जैसे अपन यहाँ देखें तो ये P बिंदु है, अगर मैं आगे ये Q बिंदु ले लेता हूं तो ये PQ सदिश एक आपका अगर बनाए तो वो PQ सदिश इस तरह से लिखा जाएगा। इस चीज को आपको एक बार अच्छे से देखना है। रेखाखंड को सदिश रूप में व्यक्त किया है और हमें यहाँ गणित में पूरी 12th के अंदर, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर रेखाखंड का सदिश रूप ही डिस्कस करना है। तो ये आप पहले एक बार भूमिका समझिए, फिर अपन आगे। भूमिका के बाद अब बात करेंगे सदिश के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रकार आपको समझना होगा तरीके से। भूमिका के बाद मेरा अगला टॉपिक काइंड्स यानी सदिश के प्रकार। नंबर 1, पहला सदिश के जितने भी प्रकार है बेटा, एक एक प्रकार का आपको अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। उनकी बातों को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्या बात सदिश के अंदर डिफरेंट है, किस सदिश में क्या होता है, किस सदिश का क्या गुणधर्म है, तभी आपका ये चैप्टर तरीके से आगे चलेगा। तो पहला प्रकार लिख रहा हूँ इकाई सदिश, पढ़ा हुआ है आप लोगों का। दूसरा नाम मात्रक सदिश भी होता है इसका, इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन याद कितना है थोड़ा बहुत, बस पता है ये होता है, लेकिन किस तरह से उसकी डेप्थ है, क्या उसके अंदर आपको बातें समझनी पड़ेगी। देखिए, इकाई सदिश का मतलब होता है ऐसा सदिश जिसमें परिमाण इकाई हो, यानी उसका परिमाण एक होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए परिमाण। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, जिस सदिश का परिमाण इकाई हो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। परिभाषा कोई नहीं पूछ रहा आपसे, नोट्स में सब कुछ मिलेगी, ऐसी की ऐसी लिखी हुई मिलेगी। मैंने केवल मेन बात लिखी है, जिस सदिश का परिमाण इकाई हो। अब बात को आप समझिए। पहली बात तो, कोई भी अगर वेक्टर है, कोई सदिश अगर आपके पास ए वेक्टर इस तरह से दिया गया है, तो जो इसके इकाई सदिश का संकेत होता है वो होता है ए कैप। ये आपको संकेत सब समझने पड़ेंगे। ये इसका संकेत है, ये इसका सिंबल है, ए के ऊपर आपको ये कैप लगाना है। ए कैप इसका ये संकेत है। देखिए, यूनिट वेक्टर का संकेत उस सदिश के ऊपर कैप लगाना है। अब किस तरह से अपन इसको समझेंगे, ये नहीं है कि सर ये खत्म हो गया, इसी मेन वेक्टर से ही सारे काम होंगे। आपको यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करेगा, जिस सदिश का परिमाण इकाई हो,
अब बात को आप समझिए, दूसरी लैंग्वेज ऐसी भी है, यदि सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए, परिमाण का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त सदिश इकाई सदिश कहलाता है। अब समझिए बात आप, मेरे पास कोई भी वेक्टर ए है, मैंने इसमें इसी के परिमाण का भाग दे दिया, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा ए कैप। अब ये भी यही बात लिखी हुई थी, ये लिख रहा है जिस सदिश का परिमाण इकाई हो, तो ये जो वेक्टर है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें परिमाण इकाई है, परिमाण होता है, हमने उसी का भाग दे दिया। जैसे परिमाण 5 और मैं 5 का ही भाग दे देता हूं, तो 5 से 5 कट गया, परिमाण की जगह तो 1 बचा, तो उसका परिमाण यानी यूनिट हो गया। अब समझिए इसको, मैं इस परिभाषा को आपको दूसरे तरीके से बना के बताऊंगा बेटा, बात को समझना, रट्टे नहीं लगाने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है, मैं जो लिखूंगा मेरे काम की तो वो है, ये तो कहीं लगेगी नहीं, आपकी गणित बहुत कम लगेगी। देखिए, आप बताते हो कि कोई भी वेक्टर है, तो वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं। वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है और एक होता है मैग्नीट्यूड, यानी दिशा और परिमाण दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो चीज बनती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो कोई भी वेक्टर हो, ए वेक्टर लिया, तो इस ए वेक्टर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के अंदर क्या होगा, परिमाण होगा, ये परिमाण हो गया, और अब इसके अंदर दिशा और है। दिशा कैसे है, दिशा को गुणनफल की फॉर्म में ही लिखते हैं, ये दिशा हुई ए कैप। जो यूनिट वेक्टर होता है वो खाली दिशा को बताता है। तो ये तो बात बता रहा है किसकी, परिमाण की। अब परिमाण बार बार आता है, बच्चा समझता नहीं है, इसको मैं लंबाई कह लेता हूं। मैंने आपको बताया था, मैं जो वेक्टर बता रहा हूं मेरे जो रेखाखंड की बात है, रेखाखंड ए से बी या पी से क्यू या आर से एस और डायरेक्शन, और जो ये ए कैप लिखा हुआ है ये दिशा को बताता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ए वेक्टर है। अब देखिए आप इसको, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास यही आएगी, परिमाण और गुणा दिशा। तो कोई भी सदिश हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सदिश बराबर होता है, हिंदी में बता रहा हूं, लिखना नहीं कहीं भी, सदिश के अंदर परिमाण होगा और साथ में गुणा होगी उसकी डायरेक्शन। परिमाण और दिशा दोनों हैं तो वेक्टर बनेगा। अब ये जो ए कैप है ये दिशा को बताता है, केवल दिशा को। मैं लिख देता हूं, केवल दिशा का बोध कराता है। बहुत हिंदी की ही बात कर लें, केवल दिशा का बोध कराता है ए वेक्टर, ए कैप। दिशा को हमने परिमाण से गुणा किया, हमारा वेक्टर बन गया, ये इक्वल हो गया, ए सदिश का ये मान होता है।
आप कोई सा भी वेक्टर देख लो, उसमें आपको दिशा भी मिलेगी और परिमाण भी मिलेगा, परिमाण आगे गुणा में मिलेगा। अब इसी चीज को अपन आगे अभी कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये पहली बात है यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर कैसे समझ में आया? देखिए, मेरे पास ये एक सदिश है, परिमाण और दिशा। बात को समझना, बिल्कुल समझने की बात है, रट्टे तो कहीं लगाने ही नहीं है। मैं आपको उसी लेवल से पढ़ाऊंगा जैसे अपन क्लास में चलते हैं, कि बच्चे को बात भेजे में बैठे समझ में आए। सदिश लिखा हुआ है, परिमाण गुणा दिशा। अब अगर किसी सदिश में, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यदि सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो प्राप्त सदिश इकाई सदिश कहलाता है। ये डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है। इसमें परिमाण का भाग दे दें, ये परिमाण का संकेत है, तो परिमाण का भाग दिया तो मेरे पास क्या आया? परिमाण से परिमाण कैंसिल हो गया, ए कैप आया। भाई ए कैप एक ऐसा वेक्टर है जिसका परिमाण इकाई है। बड़ी सीधी सी बात। देखिए, आप अगर आप ये बता रहे हो ए कैप और ये बराबर है, ये कब बराबर होंगे? जब परिमाण इकाई होगा। ऐसा सदिश होता है जिसमें परिमाण इकाई होता है। देखिए, सदिश में उसी के परिमाण का भाग देने पर जो सदिश आता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इस पे क्वेश्चन आपका बोर्ड के अंदर आता है, बच्चा समझ भी नहीं पाता क्या बात लिखी हुई है। ए कैप केवल डायरेक्शन बताएगा और कुछ भी नहीं बताएगा, सिंपल। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इसके बाद अपन बात करते हैं, मैं एक एक करके आपको सारे सदिश बताऊंगा, हर चीज के नोट्स हैं, बात को समझना, फिर इनको अपन लिंक करेंगे एक दूसरे से। पहला प्रकार तो हुआ था आपका इकाई सदिश। दूसरा देखिए, अब आप मेन इकाई सदिश है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है, कोई कहीं भी काम आ सकता है। नंबर 2, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। बच्चे ऐसा कह देते हैं जब मैं पढ़ाता हूं कि सर ये सारी चीजें हमने 11th में पढ़ ली, लेकिन बेटा वो जो आपने पढ़ा है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है, उसमें और इसमें अंतर कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को जो क्वेश्चन करने हैं वो फिजिक्स के कंसेप्ट से नहीं होंगे, वो मैथ के कंसेप्ट से होंगे, तो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट बताना पड़ेगा। आप बात को समझिए, फिजिक्स में आप जो वेक्टर पढ़ के आए हो वो इस तरह से था, बल था, गुरुत्वीय त्वरण था, वेग था। वहां पर हमारे पास कोई रेखा की बात नहीं थी, मेरे पास केवल और केवल लाइन सेगमेंट है, एक दिष्ट रेखाखंड है। दिष्ट रेखाखंड को हम सदिश बोलते हैं, दिष्ट का मतलब दिशा है और रेखाखंड है, तो अपन को उसी से इसको लिंक सबको करना पड़ेगा। जीरो वेक्टर में आए, नाम ही जीरो वेक्टर है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। अब बच्चा कहता है सर परिमाण शून्य हो गया तो दिशा से गुणा हो गया तो दिशा भी शून्य हो गई, ऐसा नहीं है। परिमाण अगर जीरो है तो उसको हम जीरो वेक्टर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वेक्टर देखिए, प्रारंभिक बिंदु भी ये है, अंतिम बिंदु भी ये है। मेरे पास ये कोई वेक्टर है, ये पहला पॉइंट ए है, अब बी तो है नहीं। सदिश में क्या होता है, वेक्टर चला ए टू बी,
या B2A, तो मैंने लिख दिया AB वेक्टर। अब AB वेक्टर के अंदर अगर मेरी यहां से यहां तक की ये लंबाई 5 है तो मैं लिख सकता हूं इसको 5 और AB के ऊपर कैप। देखिए ये बात मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई। ये हो गया आपका AB का रिप्रेजेंटेशन, परिमाण, और AB के ऊपर कैप लग रहा है, दिशा। ये बात क्लियर। अब हम क्या लिख रहे हैं, ए सदिश, तो प्रारंभिक बिंदु भी एक और अंतिम बिंदु भी एक, तो जब इनमें गैप ही नहीं है तो परिमाण तो शून्य हो गया। क्लियर। अब बच्चे ये कहते हैं सर इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा कोई भी ले सकते हो। दिशा कैसे, ये भी इसकी दिशा है, ये भी दिशा है, ये भी दिशा है, ये पॉइंट है एक, ये इसको हम पॉइंट वेक्टर भी बोलते हैं, ये ए पॉइंट है केवल। तो डायरेक्शन इसकी आपकी कई डायरेक्शन बनती है, कोई सी भी डायरेक्शन आप इसमें ले सकते हो। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब समान होते हैं तो उस सदिश को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल है, जो इसका संकेत है, वो या तो आपको बड़ा कैपिटल O लिखना पड़ेगा, बड़ा जीरो, वो चलता नहीं है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, जीरो के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा, या किसी भी दूसरे नाम से दो, बी वेक्टर, पहला और लास्ट का पॉइंट सेम, टी वेक्टर, ये इसके संकेत है। शून्य वेक्टर की बात, क्लियर। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। दिशा इसकी कोई भी दिशा हो सकती है, स्वेच्छा से लीजिए, आपका जो मन करे। जीरो वेक्टर भी काम का है। कारण क्या है, जब एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो नया वेक्टर आएगा। अगर समान वेक्टर आप घटा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़े हुए था बेटा, AB वेक्टर माइनस AB वेक्टर करें तो सदिश में से जब सदिश घटता है तो जवाब सदिश ही आता है, अदिश नहीं आता। अब ये दोनों समान सदिश हैं, AB वेक्टर समान सदिश की बात भी अभी करेंगे। ऐसे सदिश जिनमें दिशा भी समान हो और उनकी लंबाई, उनकी लेंथ यानी उनके परिमाण भी समान हो, तो हमारे पास जो आएगा जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ये बात को आपको समझना है। कई बच्चे जल्दबाजी में जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाते, जो कि गलत। तो दूसरा हुआ आपका जीरो वेक्टर। उसके बाद नंबर 3 है, एक एक करके आपको सारे सदिश समझने हैं। नंबर 3 में लिख रहा हूं, समदिश। समदिश यानी दिशा समान सदिश। ये नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट। थ्योरी तो सारी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे भी पढ़ो उसको। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर चाहे एक बार देखो, लेकिन थ्योरी को आपको 2-2, 3-3 बार देखोगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी, आप क्वेश्चन कर लोगे। बच्चे सारे दिन सवालों में ही लगे रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सवाल अपने आप होंगे, थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, कैसा भी सवाल आ जाए, आउट ऑफ बुक आ जाए, वो भी हो जाएगा। तो समदिश सदिश की बात करते हैं, यानी डायरेक्शन कैसी होगी, समान होगी। समान सदिश नहीं है। समान सदिश मैं आपको पहले वो बता देता हूं, नंबर 4 समान सदिश। इक्वल वेक्टर, इसको तुल्य सदिश भी बोलते हैं। वो डायरेक्शन इक्वल है। तो समान सदिश के अंदर क्या होता है, ऐसे सदिश जिनमें
परिमाण व दिशा दोनों समान हों, समान सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्वेश्चन, आपको छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। ए वेक्टर बराबर लैम्बडा ए कैप, बी वेक्टर बराबर अल्फा ए वेक्टर, बीटा बी कैप। देखिए, ए वेक्टर लिखा है अल्फा ए कैप, बी वेक्टर लिखा है बीटा बी कैप। दोनों समान होंगे यदि, कब होंगे ये दोनों समान? पहले तो अल्फा और बीटा भी बराबर हो, यानी परिमाण भी बराबर हो। परिमाण एक अदिश राशि होती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ मैं ए सदिश का मापांक लिखूं, बी सदिश का मापांक लिखूं। अल्फा बीटा परिमाण मान ले, परिमाण बराबर और आपका ए कैप बराबर बी कैप भी होना चाहिए। अगर आपने 11th में कुछ किया हुआ है तो मैं आपको इसका एक ऐसे एग्जांपल देता हूं। देखो, ए वेक्टर बराबर परिमाण समान, दिशा भी समान। कैसे? आई प्लस जे। ए वेक्टर, बी वेक्टर लिया, ये भी आपको आई प्लस जे ही लेना पड़ेगा। परिमाण ये घटकों के सापेक्ष है। इसकी बात अभी अपन बाद में कर लेंगे। कुछ बच्चों ने हो सकता है शायद ये नहीं पढ़ा हो, तो पहले यहीं तक आप देखिए। इक्वल वेक्टर पहले लिख दिया। ऐसा सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान हो। अगर ए और बी दे रखा है, दोनों समान कब होंगे? जब परिमाण भी बराबर, अल्फा बराबर बीटा, और दिशा को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो ए कैप बराबर बी कैप। अब यहां बात करते हैं समदिश। समदिश को भी ऐसे लिंक कर देता हूं। ए वेक्टर बराबर अल्फा ए कैप व बी वेक्टर बराबर बीटा बी कैप, दोनों समदिश होंगे यदि, कब होंगे? दिशा समान हो, ए कैप बराबर बी कैप हो। अब अल्फा बराबर बीटा हो गया तो ये समान भी हो जाएंगे। तो एक कंडीशन ये लिखेंगे, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा। ये गणित की लैंग्वेज लिखी है। हिंदी में तो हम ये लिखते हैं, जिनमें दिशा समान हो, परिमाण भिन्न भिन्न हो, समदिश कहलाते हैं। मैं परिभाषाओं को बदल रहा हूं। गणित की परिभाषा काम की होती है। आप हिंदी में जवाब नहीं दे सकते। कोई क्वेश्चन आया तो आपको उस हिंदी की डेफिनेशन केवल हेल्प कर रही है समझने के लिए, आपके समझने के लिए। उसको तो आप इसी से समझाओगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी लिखा हुआ है। समान सदिश तो सिंपल है। समान सदिश में हटा रहा हूं एक बार, चौथा नंबर। समदिश सदिश की थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। समदिश सदिश के अंदर अपना क्या क्या पैटर्न काम करेगा। इक्वल वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिशा और परिमाण दोनों समान हो तो बिल्कुल सीधा है ये तो। देखिए, अब अपन एक काम करते हैं। दो वेक्टर लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनकी दिशा कैसे समान हो सकती है? दिशा समान हो कैसे होगी? आपको मेरे साथ साथ सोचना पड़ेगा। आप ये मान के चलो, आप पीछे पढ़ रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं।
ऐसे नहीं कि वीडियो लेक्चर को कान में लीड लगाई, सुना, लीड रख दी। दिमाग लगाओगे चैप्टर में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। दोनों की दिशा कैसे इक्वल दिखाओगे, डायग्राम ही बनाया अगर देखिए, पहला एक वेक्टर ये बना दिया ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर बना दिया बी वेक्टर, समान डायरेक्शन दिखा दी, यानी ये दोनों के दोनों मैंने एक तरह से पैरेलल बना दिए। अब परिमाण की बात करें अगर, तो इसका एक टुकड़ा ले लिया ये और इसके टुकड़े को हमने छोटा कर लिया, लाइन सेगमेंट जो भी लिया हमने। परिमाण तो अलग अलग है, ये तो मान के चलो ये तो है, दिशा समान दिख रही है। समानांतर में समान डायरेक्शन होती है, दो रेखाएं अगर समान दिशा में है तो समानांतर होंगी। एक बात पहली ये, दूसरी क्या होगी, और दोनों के दोनों सदिश एक ही, जैसे ये ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर यहां से यहां लिया, इसी रेखा के ऊपर मैं नाम दे देता हूं, कहते हो तो ए वेक्टर का नाम ए से बी, बी वेक्टर का नाम सी से डी, ये लिख दिया। तो अगर कंफ्यूज हो तो ए बी वेक्टर का नाम ए है और सी डी वेक्टर का नाम क्या हो गया आपका, बी वेक्टर है। अब देखिए, एक तो दोनों की दोनों रेखाएं कैसी हो जाए, दोनों रेखाखंड समानांतर हो जाए। दूसरा पैटर्न क्या होगा, संपाती हो, यानी एक ही रेखा पर वो चारों बिंदु हो, जैसे ये ए है, ये बी है, और एक यहां ले लिया सी और ये डी, ये सी और डी, तो ये बी वेक्टर हो गया, यानी ये संपाती रेखाएं हो गई। एक पैटर्न और है, वो भी ऐसे है कि इनमें जैसे ये ए वेक्टर हो गया यहां से यहां तक, ये ए वेक्टर का परिमाण हो गया। अब ए का परिमाण यहाँ ज्यादा ले रखा है, बी का कम दिखा रखा है, और यही मैंने इसको यहाँ रोक दिया, ये 3 डॉट देखो, यानी ये आपका बी वेक्टर होगा। तो ये संपाती की कंडीशन हो गई। ये समरेख और संपाती एक ही बात है, समानांतर की कंडीशन हो गई। समदिश होंगे, दिशा समान होगी, इस कंडीशन। तो कभी भी आपसे अगर कह देता है समानांतर सदिश या संपाती या समरेख, तो उसका एक प्रतिबंध आया, आपको प्रतिबंध समझना है। देखिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैंने ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये गणित की परिभाषा है, इसको मैं दूसरे तीसरे तरीके से भी आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करना, उस पे क्वेश्चन होंगे आपके, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर नहीं समझोगे तो। देखिए, समानांतर हो या समरेखीय हो, यानी एक ही रेखा पर हो जाए, और संपाती की भी बात कर लेते हैं साथ में ही, तो उसका कॉन्सेप्ट किस तरह से निकल के आता है। देखो ये लिखा हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। ए वेक्टर बराबर है एल्फा ए कैप, बी वेक्टर बराबर है बीटा बी कैप। मेरे पास ए कैप और बी कैप तो बराबर है, ये तो दिया हुआ है, दिशा समान है, अपन ने अभी ये डिस्कस किया है। तो या तो बी कैप हटा लो या ए कैप हटा लो, ये ए कैप की वैल्यू अगर यहाँ रख दूं तो ए कैप ए सदिश बराबर एल्फा। अब क्या करें, इस ए कैप की जगह बी कैप लिख सकता हूं। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से मैं अगर मान निकालूं
बी कैप का, तो बी कैप का ये बी सदिश है, तो बी सदिश बराबर बीटा बी कैप। बी कैप का मान क्या आएगा, बी सदिश बटा बीटा। इसको मैं अगर इसमें रख देता हूं, मैं आपको इसको भी एक एग्जाम्पल से भी बता दूंगा, पहले इसको एक बार देख लो। ए वेक्टर बराबर ये मान यहां रख रहा हूं और ऐसा लिख रहा हूं अल्फा बटा बीटा बी सदिश। एक बार इसको मैंने स्टॉप कर लिया है, रोक रखा है, बात समझना। बात देखो, ऐसा अगर ए व बी समदिश हैं, इसको आप यहां समझ लो, समदिश हैं यानी समानांतर है, समरेखीय है या समपाती है, जो भी है। तो ए वेक्टर को मैं अगर ऐसा मान लेता हूं 5 एक है, मान लिया 5 क्या हो गया, परिमाण हो गया, ए गैप क्या हो गया, दिशा हो गई, किसकी, ए सदिश की। अब बी सदिश की बात करते हैं। बी सदिश को मैंने लिख लिया 7, तो परिमाण ले लिया। अब ये जब समदिश हैं तो ए कैप बराबर तो बी कैप हुआ ना, ए कैप बराबर बी कैप। लिखना क्या है, बी कैप ही लिखना है। बी सदिश बराबर परिमाण गुणा दिशा, तो दिशा समान है तो मैं यहां ए सदिश लिख सकता हूं। क्लियर। अब यहां से किसी भी एक की वैल्यू यहां रख दो, जैसे मैं ऐसा लिख रहा हूं। देखिए दोनों को किस तरह से लिंक करूंगा, ये दोनों को लिंक करें। लिंक कैसे करें, दोनों को भाग भी दे सकते हैं। तो भाग देने से ऐसा नहीं है कि दिशा की डायरेक्शन कट जाएगी। यहां से हम एक काम कर लेते हैं, ए वेक्टर का मान निकाल लेते हैं, किसी से भी निकाल लो। ए सदिश बराबर मैंने इससे मान निकाला, क्या आएगा, ए कैप बराबर बी सदिश बटा 7। इसको इसमें रखें तो ए सदिश का मान क्या आया, 5 पहले से ही, बी सदिश बटा 7। इसको ये लिख सकता हूं, ए सदिश बराबर 5 बटा 7 बी सदिश। देखिए यहां भी यही लिखा हुआ है, ए वेक्टर बराबर अल्फा बटा बीटा बी वेक्टर, और ए वेक्टर बराबर 5 बटा 7 बी वेक्टर। तो ये अल्फा बटा बीटा है क्या, ये तो अचर है, परिमाण है, लंबाई है, जो भी है वो अचर होगी, कुछ भी हो। 5 बटा 7 क्या है, अचर। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम ये लिख रहे हैं ए वेक्टर बराबर, बुक में जैसा लिखा हुआ है वही लिख देता हूं, लैम्बडा बी वेक्टर। ये संबंध है, यानी दोनों सदिशों को किसी अचर की सहायता से एक दूसरे के बराबर किया जा सकता है। कब, जब वो समानांतर हो, समरेखीय हो या समपाती हो। ऐसे आप बीटा, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, देखिए इसको मैं वहां ले जाऊं तो ये बीटा बटा अल्फा ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर आ जाएगा। ये भी लिख सकता हूं बी वेक्टर बराबर, अब बीटा बटा अल्फा का कोई नया नाम दे दिया, जैसे ये मान ले 20 है और ये 4 है तो 5 बच गया, तो 5 को मैंने म्यू मान लिया, म्यू ए वेक्टर। इनमें से कोई सा भी एक लिखो। अगर दो सदिशों के अंदर दिशा समान है तो दोनों को एक दूसरे के स्टेप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल क्लियर बात है। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आपने 11th का काम पढ़ा हुआ है, मैं इस चीज को एक बार हटा रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1।
सिद्ध कीजिए ए कैप सदिश बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। अब ये कैप के लिए अभी अपन आगे बात करेंगे। अभी मुझे मालूम है आपने 11th में आई कैप जे कैप के कैप के बारे में पढ़ रखा है। ये क्या होते हैं? ये अक्षों के एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के क्रम से यूनिट वेक्टर होते हैं। तो मेरे पास एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर बराबर 2i 4j 2k। कहता है सिद्ध कीजिए आपस में समरेख या समानांतर। कोई एक बात पूछेगा, समानांतर या समदिश, कोई सी भी एक बात पूछेगा, या संपाती है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। तो यहीं पे समझ में आ रहा है। कैसे आ रहा है? जो मैंने आपको एक थ्योरी बताई है, आप उसी से समझिए। सॉल्यूशन अगर एक नंबर में आता है, अपन क्या लिखेंगे? बी सदिश बराबर 2 कॉमन आ रहा है, बचा क्या? आई कैप 2j कैप और 2k कैप। क्लियर है? बी वेक्टर बराबर आ गया 2, इसका मान यहां से रखा ए सदिश। देखिए मैंने ऐसा ये लिखा हुआ है, बी सदिश बराबर म्यू ए सदिश। कुछ भी लिख लीजिए, ये भी लिख सकते हो आप। इसको उधर ले जाओ, 2 को यहाँ ले जाओ भाग में, 1/2 बी सदिश बराबर ए सदिश। तो ए सदिश बराबर 1/2 बी सदिश। अचर राशि क्या है? वहां 2 है, वहां 1/2 है। ये म्यू हो गया, ये लैम्बडा हो गया। अब ऐसा हुआ क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है, दोनों के अंदर दिशा समान है। और दिशा कब समान होती है? जब ए कैप बराबर बी कैप आए। अब दूसरा पैटर्न है, दूसरी विधि है, वो भी निकालने की, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं एक बार ये हटा रहा हूं, फिर इसके बाद इसका सार लिख देंगे अपन। ये एक मेथड सेकंड देखिए आप। मैंने ए कैप की गणना की। ए कैप मतलब ए का यूनिट वेक्टर जो खाली एक ही दिशा को बताएगा। तो किस तरह से आता है? ऊपर ए सदिश, नीचे उसका परिमाण। ए कैप बराबर आया, सदिश लिखा आई 2j प्लस के कैप अपॉन परिमाण निकालने का आपको फॉर्मूला शायद मालूम होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो नीचे क्या होता है? आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग, अंडर रूट में सबको प्लस करते हैं। ये फॉर्मूले को भी अपन सत्यापित करेंगे अभी आगे, लेकिन क्वेश्चन का लिंक करना जरूरी है। एक बार आप इसको समझिए। तो ये आया 1 4 1। ए कैप का मान आ गया 1/√6 आई प्लस 2j प्लस के। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब मैं अगर गणना करता हूं, कैप बराबर क्या आएगा? बी वेक्टर अपॉन उसका परिमाण। बी कैप बराबर क्या लिखेंगे? 2i 4j कैप 2k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 4, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। बी सदिश बराबर यहां से ऊपर से अगर अपन देखें तो सिंपल 2 कॉमन आ रहा है, आई 2j के। नीचे क्या बना आपका? नीचे बन गया आपका 24 अंडर रूट 24। बी कैप को मैं लिख रहा हूं 2 आई 2j कैप के कैप बटा 24 को क्या लिखेंगे? 6 गुणा 4, 4 2 बन के बाहर अंडर रूट 6। ये 2 से ये 2 कैंसिल। बी सदिश क्या आया? बी कैप आया आपका, बी कैप की वैल्यू, ये 2 से 2 कैंसिल, आई 2j प्लस के कैप अपॉन √6। ये नंबर 2। अब ये 1 और ये 2,
दोनों से क्या प्रूव हुआ, ए कैप बराबर बी कैप। तो कभी भी समदिश सदिश हो, ये दो पैटर्न हैं, या तो आप उनकी डायरेक्शन इक्वल करके बता दो, यूनिट वेक्टर केवल और केवल दिशा को बताएगा, कैप लगा हुआ है उसके अंदर खाली दिशा है, कोई परिमाण नहीं है, दोनों की दिशा बताएगा, दोनों की दिशा समान हो गई तो समानांतर होंगे, समरेख होंगे, संपाती होंगे। ये सब के सब हम इस कंडीशन से करेंगे या इस कंडीशन से करेंगे। मैंने इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से किया हुआ है। अब बच्चे कहते हैं कि सर इतना ही लिखना काफी है, एक नंबर में आता है आपको इतना ही लिखना है। वो तो मैंने इसलिए बताया था कि यहाँ अपन को मालूम होना चाहिए समदिश के अंदर दिशा समान होती है और दिशा को उसका यूनिट वेक्टर बताता है। तो एक बार मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे, जिनमें दिशा समान हो, परिमाण भिन्न भिन्न हो, समदिश कहलाते हैं। समान सदिश तो बिल्कुल अलग था और चौथे नंबर में मैं आपको बता चुका हूं। समानांतर, समरेख या संपाती। कंडीशन क्या होगी इसकी, यदि दो सदिश ए कैप व बी कैप परस्पर, ये बात लिखनी है, समानांतर हो या समदिश हो, परस्पर समानांतर या समदिश हो, समरेख और संपाती भी हो सकते हैं। तो या तो आप बताइए ए कैप बराबर बी कैप, दिशा समान सिद्ध कीजिए दोनों की, या आप उसे ऐसा लिखिए ए सदिश बराबर लैम्बडा बी सदिश, यानी किसी भी एक को दूसरे के बराबर किसी अचर राशि की सहायता से लिखा जा सके। जैसे यहां सीधा 2 कॉमन आया तो बी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर लिख दिया, या ऐसा भी लिख सकते हैं बी वेक्टर बराबर कोई दूसरा नाम दे दिया अपन ने, एस दे दिया, ए वेक्टर लैम्बडा व एस अचर। तो ये है आपकी बात समदिश वेक्टर की। इसके बाद जो चौथा पॉइंट था समान सदिश, वो मैं आपको पहले ही बता चुका है। ऐसे सदिश जिनमें दिशा और परिमाण दोनों बराबर होता है उन्हें अपन समान सदिश कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर मेन जो काम है आपका, थ्योरी को समझना पड़ेगा। बिना थ्योरी समझे आपके बेटा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसमें लैंग्वेज है। हर क्वेश्चन के अंदर भाषा लिखी हुई है। आप भाषा को बच्चा तभी समझ पाता है जब उसको थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए, दोनों तरीके से किया है। ये वाला तरीका भी अपन को लगाना पड़ेगा कहीं कहीं। आई कैप, जे कैप और के कैप की बात अभी अपन बाद में करेंगे। अगर किसी ने पढ़ रखा हो तो वो देखे, नहीं ये देखे। इसके बाद आगे देखें